नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जे सोनू सर। साथियों, करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जिनके विषय में हमें चर्चा करनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे इश्यूज बनते जा रहे हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के हों या इकोनॉमिक्स पिलर के हों या पॉलिटिकल रीजन्स के हों, हम बहुत सारी समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। तो आज हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हम इनके किस प्रकार के स्वरूप का अध्ययन करें ताकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें सटीकता से मिल सके। तो आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सचेत की। अब देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री जी के द्वारा स्वदेशी जलपोत या निगरानी जलपोत सौंपा गया है कोस्ट गार्ड को। तो देखिए, अगर हम बात करें सचेत है क्या, आपसे पूछा जा सकता है सचेत है क्या, तो आप आसानी से इसे बता दीजिए कि एक गश्ती जलपोत है। क्या है? गश्ती जलपोत। अब देखिए, यहां तक तो बच्चे आसानी से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे देखा भी होगा और आसानी से आपने पकड़ भी लिया होगा। जैसे कई बार आ जाता है निम्नलिखित में से सचेत क्या है, तो आप बता सकते हो कि सचेत एक गश्ती जलपोत है। ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे कि हमने कहा सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर, तो धीरे धीरे ही सही हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ भी रहे हैं और सचेत हमारे स्वदेश यानी हमारे भारत के द्वारा निर्मित है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। ये हो गया हमारा गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के साथ में लगा हुआ कर्नाटक, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में छोटा सा स्टेट पड़ता है। इवन अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा होता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता भारत के कौन से राज्य में लागू है, तो वो गोवा में लागू है। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह का नाम है मरमू गोवा। क्या नाम है? मरमू गोवा। चलिए, तो एक पॉइंट हमारा ये भी कवर हो जाता है। अब गोवा से इतनी सारी चीजें हमारी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी एक पॉइंट हमारे एग्जाम में जुड़ा शिपयार्ड। तो देखिए, ये हमारा एक बन जाता है केरल, और केरल में एक शिपयार्ड है जिसे हम कोच्चि शिपयार्ड बोलते हैं। ठीक है। तो आपने बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भी सुना होगा कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोच्चि शिपयार्ड है। और अभी यहां से क्वेश्चन उठा है कि किस शिपयार्ड ने इसे निर्मित किया है, तो आप याद रखिए इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन गश्ती जलपोतों का क्या अर्थ होने वाला है या क्या स्वरूप होने वाला है। तो देखिए, स्थलीय सीमा को छोड़कर जलीय सीमा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो स्थलीय सीमा छोड़ने के बाद प्रत्येक 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा होती है और प्रत्येक 24 नॉटिकल मील कह सकते हैं संलग्न सीमा होती है, और प्रत्येक 200 नॉटिकल मील पर ईईजेड होता है। अब देखिए, ये तीन मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। तो जाहिर सी बात है कि आपके ये दिमाग में प्रश्न आया होगा कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, किसी भी देश का जलीय सीमा का स्वरूप, मान लीजिए जैसे अभी हिंद महासागर में पेनिनसुला पूरा फैला हुआ है, तो किसी राज्य का आधिपत्य तो 12 तक होगा ना। इसके बाद किसी देश की, अब मान लीजिए कोई दूसरा देश यहां से लग जाए, तो किसी देश की हम कह सकते हैं जल के अंदर प्राप्त होने वाली जो संपदा है, जो संपत्ति है, वो कहां तक उसको कवर कर सकता है, तो वो 200 नॉटिकल मील तक अपना दावा कर सकता है। ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील हमारा संलग्न क्षेत्र होता है। तो अब देखिए, यहां एक शब्द आता है ईईजेड। ठीक है। हमारा मुख्य जो फोकस है वो ईईजेड को लेकर है। अब ईईजेड है क्या, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, यानी हम कह सकते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र।
ध्यान रखना। तो भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कितने नॉटिकल मील पर स्थित है? 200 नॉटिकल मील तक स्थित है। तो अब जल में जाने के लिए हमें जलपोतों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस बिहाफ से हमें ध्यान रखना है कि सचेत जो हमारा है ये गश्ती दल आपके अंतर्गत आता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक पॉइंट हमारा और आया, सागर। जब कभी भी प्रधानमंत्री विजन सागर की आपसे बात की जाए, मैंने कहा जब आप एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं तो उसकी एक श्रृंखला होती है। अगर आप उस श्रृंखला को देख लें, उन कड़ियों को पकड़ना सीख ले, तो आपका एग्जाम कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो सागर, तो देखिए सागर क्या है? सागर में आपको याद रखना, ये प्रधानमंत्री जी का एक विजन है जो कि भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या है तो देख लीजिए, सागर के अंतर्गत यानी इस विजन के अंतर्गत ही सचेत को निर्मित किया गया है। जैसे मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे थे, तो उसी स्वरूप में। तो देखिए, सागर का यहाँ एक पूरा नाम हो सकता है। हाल ही में सचेत नामक जलपोत, सचेत नामक गश्ती जलपोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह कौन से विजन के अंतर्गत निर्मित किया गया? तो आपको बता देना है, ये सागर विजन के अंतर्गत निर्मित किया गया। अब इसका सागर का अगर हम पूरा नाम देख ले तो एस बोले तो सिक्योरिटी एंड, एक बार आराम से सुन लीजिएगा, सागर का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, याद रखना, ठीक है। सुरक्षा वृद्धि फॉर ऑल रीजन, सभी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। आते हैं, अब जब सागर जुड़ी गया है तो अभी कोविड-19 पैंडेमिक के तहत आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के एक जलपोत ने कई देशों को रसद, खाद, औषधि, इस प्रकार की चीजों का जो है आपूर्ति का कार्य पूर्ण किया है। तो ये प्रारंभ हुआ था 10 मई 2020 को, जिसे हम मिशन सागर के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी हिंद महासागर में हमने ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी। एक था हमारा आईएनएस केसरी, जिसको हम बोलते हैं आईएनएस केसरी। तो ध्यान रखिए, इंडियन नेवल शिप केसरी का नाम था। और इसने क्या किया? मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस और सेशल्स जैसे देशों को इस प्रकार की आपूर्ति सुलभ करवाई। तो एक हमारा पॉइंट यहां से कवर हो गया। दूसरे की बात करते हैं, जीवन अमृत योजना। देखिए, जीवन अमृत योजना किसने प्रारंभ की, कौन से राज्य ने प्रारंभ की? तो ये मध्य प्रदेश सरकार का स्वरूप था। और इसमें एक विशिष्ट प्रकार का काढ़ा निर्मित किया गया था जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता था। तो यहां से एक योजना संभावित हो सकती है। चलिए, अब दूसरी बात करते हैं, दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन शील्ड। तो देखिए बच्चों, ऑपरेशन शील्ड कौन से राज्य में प्रारंभ किया गया था? आपका बड़ा आसानी से जवाब हो जाएगा, दिल्ली। लेकिन सर हमको थोड़ा सा डूब के जाना है। यानी अगर हम शील्ड की बात करें, शील्ड है क्या, शील्ड का पूरा नाम क्या है? तो देख लीजिए, शील्ड, एस बोले तो सीलिंग ऑफ एरिया, ठीक है, क्षेत्रों को क्या कर देना, पूर्णतया सील कर देना। दूसरा एच बोले तो होम क्वारंटाइन। और देखिए, आई बोले तो इंसुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेट, तो जो हमारे पेशेंट हैं उनके लिए, ठीक है। ई बोलता है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, ठीक है, जो जरूरी सेवाएं हैं उनके लिए विशेष प्रावधान। लोकल सैनिटाइजेशन, यानी एल लोकल सैनिटाइजेशन। और देखिए, डोर टू डोर सर्विस। तो ये सारी चीजें आपको पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान था जिसमें एच संबंधित है। अब ये आपको 4 विकल्प दे सकता है, तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से सॉल्व हो जाएगा। आइए बात करते हैं लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, यानी हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ये लोक लेखा समिति क्या है? तो देखिए, चाहे हम प्राक्कलन की बात करें या हम लोक लेखा समिति की बात करें, ये हमारे संसदीय क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण समितियां होती हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो जो लोक लेखा समिति है, इसके जो सदस्यों की संख्या है वो कुल 22 है। कितनी है? 22। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। तो टोटल सदस्य कितने हुए? 22 हुए। हमेशा ध्यान रखिए, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। तो एक पॉइंट हमारा यहां से कवर हो जाता है। अब लोक लेखा समिति के अगर हम कार्य की बात करें तो लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जो भी व्यय किया जाता है
उसका परीक्षण करना लोक लेखा समिति का कार्य होता है। और इनकी रिपोर्टों को अगर हम देखें तो फिर हमारे पास एक कैग आता है जिसे हम कह सकते हैं कि रिपोर्टों का पोस्टमार्टम करने वाला। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज क्या हो गई, कवर हो गई। अब इसी से एक पॉइंट और बन जाता है एग्जाम में, लोक लेखा समिति कौन सी समिति की जुड़वा कहलाती है, तो प्राक्कलन समिति की ये क्या कहलाती है, जुड़वा कहलाती है। चलिए, वर्तमान में अभी बहुत ज्यादा देखिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बता सकता कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं इस तरीके से हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया था महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो पौराणिक कथाओं से भी रिलेटेड कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी में देखे होंगे, उस समय एक बाहुबली नाम की मूवी आई हुई थी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो इस पैंडेमिक के दौरान रामायण और महाभारत जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ एक रामायण ने कीर्तिमान स्थापित किया है। विश्व में अगर सबसे ज्यादा कोई धारावाहिक देखा जाता है तो वो रामायण देखा जाता है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि रामायण धारावाहिक के डायरेक्टर कौन थे, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा रामानंद सागर, रामानंद सागर। अब देखिए यहां से पॉइंट फिर हमें तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है कि रामायण में श्लोक कितने हैं, तो सर 24,000 श्लोक हैं। और अगर हम उपखंड की बात करें तो 500 इसमें उपखंड हैं। और अगर हम कांड की बात करें तो इसमें 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो ये सभी किससे रिलेटेड, रामायण से। अंतिम क्वेश्चन आ जाता है रामायण के रचनाकार कौन है या लेखक या रचयिता कौन है, तो आप सभी जानते होंगे वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं, जबकि रामचरितमानस के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। चलिए, एक पॉइंट देखिए बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, तो अब सोशल मीडिया का एक पॉइंट हो गया, संसद से एक पॉइंट हो गया, ठीक है, और भारत में आपात स्थिति के दौरान जो भी कार्य किए गए उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है, पॉलिसी से एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इनोवेशन से एक क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट में बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। कई बार बच्चों आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आरबीआई निम्नलिखित में से कौन सी बैंक का रेगुलेशन नहीं करती है या नियमन नहीं करती है, तो वहां पर एक नबार्ड नाम की बैंक होती है, ध्यान रखिए, ये कृषि से संबंधित बैंक होती है, कृषि क्षेत्रों से संबंधित बैंक होती है। तो इसका आरबीआई के द्वारा नियमन या रेगुलेशन नहीं होता है। तो देखिए नबार्ड के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, नबार्ड का जो नया अध्यक्ष बनाया गया गोविंद रोजलू चिंटाला को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अब नबार्ड का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। अब देखो स्थापना वर्ष अगर आपसे पूछ लेता है तो 12 जुलाई 1982 यानी 12 जुलाई 1982 को, उस समय भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना गंतव्य पर थी। तो हमारे कहने का तात्पर्य क्वेश्चन जब भी हम पढ़ें तो बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जोड़ करके और सब्जेक्टिव को मिला करके हमें पढ़ना चाहिए। कल मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।